हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 45 चैप्टर 3 और इस चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये कल हमने पढ़ा था कि वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ये हमने कल इसको एक्सप्लेन किया था कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा और श्रांतकाल के व्युत्क्रमानुपाती है। और हमने ये भी बताया था कि श्रांतकाल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस भी किस पर डिपेंडेंट हुआ? टेम्परेचर पर। तो देखिए आज पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। चलिए मैं रेसिस्टेंस ही लिख देता हूँ। तो देखें ये हमने कल व्यंजक ड्राइव किया था, इसको लेके चलते हैं कि R इक्वल्स टू ml अपॉन NE² A टाउ। यहाँ से देखिए जो R है वो व्युत्क्रमानुपाती है टाउ के, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। और जो टाउ है श्रांतकाल, ये हमने पीछे पढ़ा है कि श्रांतकाल टाउ बराबर होता है लैम्डा अपॉन VRMS। ये वर्ग माध्यमूल चाल है और लैम्डा क्या है? माध्य मुक्त पथ, यानी टाउ इस तरीके से डिपेंड हो रहा है। और VRMS ये 11th में पढ़ा है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ से अब समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा VRMS की वैल्यू बढ़ेगी, अनुक्रमानुपाती है। VRMS की वैल्यू बढ़ेगी, टाउ की वैल्यू घटेगी, टाउ की वैल्यू घटेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सिंपल सी बात हो गई यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस भी बढ़ गया। इन इक्वेशन से हमने ये बात समझ ली। तो अब टेम्परेचर के बढ़ने पर जो रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये हम किन पदार्थों के लिए बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम चल रहे हैं चालकों के लिए। ये बात किसके लिए हो रही है? चालकों के लिए। ओके, कंडक्टर्स में ऐसा होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है और कितना बढ़ेगा उसको हम इस व्यंजक से ज्ञात कर सकते हैं। RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T। ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। यहाँ मैं नोटेशन से लिखता हूँ इनके। RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। और R0 क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। और एल्फा और टी क्या है यहाँ पर? ये वाला पद टेम्परेचर यानी ताप। और एल्फा एक नियतांक है जिसको उस चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो भिन्न भिन्न मेटल्स के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो भिन्न भिन्न होगा और इसका जो मात्रक है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? एल्फा का। प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक है वो क्या है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये टर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो RT हमारा बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए रहा?
चालकों के लिए। ओके, अब बात करेंगे अर्धचालकों की। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता अचालकों से ज़्यादा होती है और चालकों से कम होती है। ऐसे पदार्थ अर्धचालक होते हैं। अर्धचालकों की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे। अर्धचालक का पूरा चैप्टर है, उसमें बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, या पहले हम बात कर लेते हैं, चलो इसी की ही करते हैं। देखो, एक सीक्वेंस में इसीलिए चलते हैं कि चालकों के लिए जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है रेसिस्टेंस पर, टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा ही मिश्र धातु में भी होता है। तो अब मिश्र धातु की बात कर लेते हैं। मिश्र धातुओं के लिए तो देखो, मिश्र धातु जो हैं, जैसे कुछ मिश्र धातुओं में क्या होता है कि जो एल्फा है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर होती है एक तरीके से। तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसके रेसिस्टेंस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता तो है, जैसा कि यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ तेजी से बढ़ता है, लेकिन यहाँ मिश्र धातुओं के लिए क्या हो जाता है कि एल्फा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पर जो प्रतिरोध के बढ़ने की जो दर है, प्रतिरोध जो बढ़ेगा वो बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, यानी बहुत धीरे बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा किस पर, प्रतिरोध पर। तो मिश्र धातुओं के लिए सीधी सी बात क्या हो गई, आप लोग लिख लेंगे कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बहुत कम मात्रा में बढ़ता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। इसलिए मिश्र धातुओं के वायर्स, तार हम यूज़ करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे मीटर सेतु, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, विभव मापी जिसको आगे पढ़ेंगे, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। तो इनमें प्रायोगिक तार के रूप में इनका मिश्र धातुओं के प्रायोगिक तार बनाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इनका प्रतिरोध इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। इसलिए जैसे मिश्र धातुओं के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैग्नीन है, या कॉन्स्टेंटन है, या नाइक्रोम है। तो ये मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो इन्हीं के प्रायोगिक तार बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बहुत धीमे बढ़ता है। यानी इनके लिए एल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। एल्फा कैसा होता है इनका, बहुत कम। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। तो तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, अर्धचालकों के लिए। देखो, जो अर्धचालक हैं इनकी डिटेल तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे कि जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता मैंने बताया था बहुत कम होती है, क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ उल्टा है, अर्धचालकों में होता क्या है कि जैसे एग्जाम्पल हैं अर्धचालकों के, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। तो इनमें सहसंयोजक बंध बनते हैं। सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजक बंध होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि उस अर्धचालक के बंध टूट जाते हैं, जिससे कि उसमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से यहाँ पर देखें प्रतिरोध कम हो जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। उल्टा हो गया यहाँ पर भाई, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी चालकता बढ़ जाती है।
फिर इनमें चालन आसानी से होने लगता है, विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होने लगती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है या घट जाता है। और चालकों में और इसमें आप क्या लिखेंगे, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका उल्टा यहाँ लिखेंगे, ठीक है, वो चालकों में लिख लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब अल्फा एन का नेगेटिव हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर, अब यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाता है यानी अल्फा जो की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, अल्फा एन के लिए कैसा होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा तो जब बड़ी संख्या घटाएंगे तो मान कम आएगा, तो प्रतिरोध घटेगा। तो ये रही बात अर्धचालकों के लिए। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, एक ही बात है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी यही कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, एक पॉइंट और समझ लेते हैं, मुझे ध्यान आ गया, इसको लगे हाथों इसको भी समझ लें कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं, वैद्युत अपघट्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा रेसिस्टेंस पर। वैद्युत अपघट्यों के लिए देखिए, वैद्युत अपघट्य में क्या होगा कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस वैद्युत अपघट्य की श्यानता कम हो जाती है। ताप बढ़ने पर श्यानता कम होती है, ये 11th में पढ़ चुके हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अब रुकावट कम पड़ेगी, यानी अब इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें गति कर पाएंगे क्योंकि श्यानता कम हो गई। इसलिए यहाँ भी क्या बात लागू होगी कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो यही बात आप यहाँ लिख लेंगे। ओके, तो इन दोनों के लिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो रहा है और इन दोनों के लिए ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, यहाँ कम मात्रा में बढ़ेगा। अमाउंट का फर्क है, लेकिन बढ़ेगा इसमें भी, बढ़ेगा इसमें भी। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर अब किस पर चलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो बच्चों देखें, विशिष्ट प्रतिरोध पर भी सेम ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा अभी हमने पढ़ा। जहां जहां हम प्रतिरोध शब्द यूज कर रहे थे, अब वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा, अलग से कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव देख रहे हैं, यहाँ वैद्युत प्रतिरोध पर था। क्यों वही प्रभाव पड़ेगा, इससे समझ लीजिए। जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध पीछे पढ़ा है कि रो बराबर RA/L। अब रो की वैल्यू इन टर्म्स में निकालते हैं तो देखें, आर का ये मान रखते हैं तो ml/n² A टाउ इंटू A/L। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो रो बराबर कितना आ गया, m/n² टाउ। ओके, तो देखें यहाँ भी रो का टाउ से वही रिलेशन है जो यहाँ था। यहाँ हमने R प्रोपोर्शनल 1/टाउ किया था, यहाँ रो प्रोपोर्शनल 1/टाउ हो गया, सेम यही रहेगा। और टाउ बराबर कितना होता है, λ/Vrms, सेम वैसा ही है वही। और Vrms प्रोपोर्शनल टू, तो इस टॉपिक को लिखने में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो देखें, एक रो का फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं और एक रो बराबर E/J पढ़ा था, और ठीक इसी तरीके से एक रो का व्यंजक हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ भी सेम वही केस है। देखें, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी किसके लिए बात हो रही है, चालकों के लिए। तो मैं एक पॉइंट समझा देता हूँ, बस सेम वही रहेगा। जैसा प्रभाव प्रतिरोध पर पड़ता है वैसा ही प्रभाव विशिष्ट प्रतिरोध पर पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, Vrms बढ़ेगा, Vrms बढ़ेगा, टाउ घटेगा, टाउ घटेगा, रो बढ़ेगा। यानी ताप बढ़ने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके लिए, चालकों के लिए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्रेशन वही है, बस L और A का टर्म में ही तो अंतर था, लेंथ और एरिया हट गए हैं, बाकी का सब वही है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि जब इसकी थ्योरी जब आप लिखेंगे, सेम थ्योरी इसकी है, और इसके लिए भी किस अमाउंट में बढ़ेगा वो भी यही है। रो एट टेम्परेचर T बराबर रो 0 1 प्लस अल्फा
T। अब रो एट टेम्परेचर T, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट प्रतिरोध है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और T क्या है, टेम्परेचर है, और अल्फा तो प्रतिरोध ताप गुणांक है ही, तो सेम रिलेशन वही है, तो दोनों टॉपिक सेम हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स। तो देखें भाई, देखो हमने देखा था कि चालकों में जब विद्युत धारा बहती है तो आवेश को कौन ले जाता है, आवेश वाहक, और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और द्रवों और गैसों में दोनों ही प्रकार के आवेश हो सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश, जो धनायन और ऋणायन की फॉर्म में होंगे। तो आवेश वाहक हमारा धनावेश भी हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, तो इसलिए हम आवेश वाहकों की गतिशीलता पढ़ रहे हैं। तो आवेश वाहक की गतिशीलता को हम अनुगमन वेग के आधार पर डिफाइन करते हैं। तो अभी हम लिखते हैं इसको कि आवेश वाहकों की जो गतिशीलता है म्यू बराबर VD/E होती है। इससे परिभाषा बना लेंगे कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अनुगमन वेग VD तथा उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को, E के अनुपात को गतिशीलता या उस आवेश वाहक की, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से निरूपित करते हैं, या आप लिख लेंगे, इसे म्यू से निरूपित करते हैं। ओके, अब देखें इसका अगर मात्रक निकालें तो मात्रक क्या आएगा, देखें VD मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ऊपर लिख दिया, अपॉन इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ओके, मीटर स्क्वायर, हाँ ये तो अपॉन में ही रहेगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, ये इसका मात्रक हो गया। अब देखें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, अगर देखें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आवेश वाहक हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए देखें यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं कि हमने VD पढ़ा था, VD की जो वैल्यू आई थी अनुगमन वेग में E/E/m टाउ,
ये वैल्यू आई थी। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें, अनुगमन वेग का ये व्यंजक हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो मोबिलिटी है म्यू कितनी हो जाएगी, E/m, और एक E नीचे है ही, और टाउ, E से E कैंसिल, तो म्यू बराबर कितना आ गया, E/m इंटू टाउ। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी हो गई, गतिशीलता हो गई। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसके लिए पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। अभी हमने गतिशीलता पढ़ी थी, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, यानी धारा घनत्व और गतिशीलता के बीच में, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो गतिशीलता है आवेश वाहकों की, उसको हम डिफाइन करते हैं म्यू इक्वल्स टू VD/E। तो यहाँ से अगर हम VD की वैल्यू निकालें, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू E। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और हम पीछे पढ़ चुके हैं, धारा घनत्व का एक रिलेशन निकाला था अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच में, दैट इज J इक्वल्स टू NeVD। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट से VD की वैल्यू रख देते हैं, इस इक्वेशन सेकंड में VD की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए, तो J इक्वल्स टू आ जाएगा NE म्यू इंटू E। ओके, ये रिलेशन किस किस के बीच हो गया, धारा घनत्व और गतिशीलता म्यू के बीच में। ऐसे ही हम वैद्युत धारा के बीच भी रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ये धारा घनत्व का फॉर्मूला लिखा था, अगर करंट के बीच रिलेशन निकालना चाहें, ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पीछे, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध I बराबर NeAVD। तो अब इस इक्वेशन में VD की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू NeA और म्यू E। ये रिलेशन आ गया वैद्युत धारा और गतिशीलता के बीच में। ये धारा घनत्व के बीच में था, धारा घनत्व और गतिशीलता के बीच ये वैद्युत धारा और गतिशीलता के बीच में रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन हैं जो हमें याद रखने हैं। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखिए अभी तक हमने ये टर्म्स पढ़े थे, ओम का नियम पढ़ लिया, वैद्युत प्रतिरोध पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा। ठीक इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं चालकत्व। यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नहीं, कंडक्टेंस। चालकत्व दैट इज कंडक्टेंस। देखें सीधी सी बात है कि कोई जो चालक पदार्थ है उसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वैद्युत धारा के मार्ग में, वो उतनी ही ज़्यादा रुकावट डाल रहा है। इसका यही मीनिंग है, क्योंकि प्रतिरोध का अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें तो क्या अर्थ निकलता है कि वैद्युत प्रतिरोध एक वैद्युत धारा के मार्ग में पड़ने वाली बाधा है, रुकावट है। तो जब रुकावट कम होगी तो धारा आसानी से प्रवाहित हो रही होगी, यानी उसका चालकत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ इस तथ्य से क्या बात समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो चालकत्व की सीधी सीधी परिभाषा बन जाती है कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, और वैद्युत प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है, R से, के व्युत्क्रम को
वैद्युत चालकत्व कहते हैं। अब बाद में ये लिखना पड़ेगा कि इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं यहीं लिख देता हूं कि वैद्युत चालकत्व जी कहते हैं। तो सिंपल सी बात हुई भाई। तो जो वैद्युत चालकत्व है वो कितना आ गया, जी बराबर 1/r, उसका व्युत्क्रम है, उसका उल्टा है। यानी जिस चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसकी चालकता उतनी कम होगी। चालकत्व चालकता भी कह देते हैं। देखिए कुछ राइटर्स इस शब्द को चालकता से भी लिख देते हैं, लेकिन चालकत्व ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में चालकता आ गया तब आप लोग कहेंगे कि सर ने तो चालकत्व पढ़ाया था, तो भाई ये थोड़ा कंफ्यूज पैदा कर सकता है। लेकिन वैसे मेरी नज़र में ये शब्द ज़्यादा बेस्ट है। क्यों है बेटर वो अभी हम आगे बात करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। इसलिए हम इसको कंडक्टेंस कह रहे हैं क्योंकि ये आर क्या है, रेसिस्टेंस। तो एक रिदम भी बन रही है, अपनी सिमेट्री भी बन रही है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व। अभी एक टॉपिक और पढ़ाएंगे तो पूरा सीक्वेंस, एक पूरी सिमेट्री, एक रिदम आपको नज़र में आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पेपर में चालकता आ जाती है तब भी आप यही लिखेंगे, क्योंकि ये राइटर्स ने इसको ऐसा मिक्स कर दिया है कि कुछ लोग इसको चालकता भी कह देते हैं, कुछ इसको चालकत्व भी कह देते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व जी कहते हैं। ये उसका व्यंजक हो गया। अगर इसकी हम यूनिट निकालें, मात्रक, तो देखिए भाई मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। आर का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो इसका मात्रक जब उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स हो गया, जिसको MHO से भी लिख देते हैं। मात्रक ओम इनवर्स कह लें या मुहु कह लें, क्योंकि आर का जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम। स्पेलिंग अगर लिखें तो ओम होती है। तो यहाँ पर ओम को अगर नोटेशन से देखते हैं तो ओमेगा से लिखते हैं ओम को। ओम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। तो इसमें क्या किया है कि जब व्युत्क्रम किया है तो इसकी स्पेलिंग को रिवर्स कर दिया है, स्पेलिंग पलट के लिख दी है, तो वो मात्रक मोह हो गया, यानी मोह। लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई, अब ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, ओम इनवर्स ही ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए कंडक्टेंस पढ़ लिया, सिंपल सी बात कि प्रतिरोध का उल्टा कंडक्टेंस, चालकत्व। अब विशिष्ट चालकता पढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता। एक बात और भाई, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो इसका अगर विमी सूत्र निकालें तो पीछे हम प्रतिरोध का विमी सूत्र निकाल चुके हैं, तो ये काम आपका है। इसकी जब आप विमा निकालेंगे तो विमा भी पलट जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। तो उस विमा में जो पावर माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो विमा आर की है वही रहेगी। पावर्स का साइन बदल देंगे आप लोग, क्योंकि हम उसका व्युत्क्रम कर रहे हैं। माइनस वाली घात प्लस की और प्लस वाली घात माइनस की, तो इतना काम आप लोग कर लेंगे। चालकत्व की विमा भी निकाल लेंगे, मात्रक मैंने लिख ही दिया है। जब विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं तो जैसे प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व था, यानी रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ऐसे समझें। इंग्लिश में थोड़ा समझेंगे तो एक रिदम समझ में आएगी। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, उल्टे का मतलब व्युत्क्रम से है, तो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। वैसे ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता हो गया। और जैसे कुछ लोग चालकता लिखते हैं तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो देखें, और तो यहां लिख देते हैं डेफिनेशन कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वही आसान बात है, समझ में आ रही होगी, व्युत्क्रम को क्या कह देंगे, विशिष्ट चालकता। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध किससे लिखा जाता है वो भी मैं यहां लिख देता हूं, रो से लिखा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। तो देखिए यहां से क्या व्यंजक मिल जाएगा हमें कि सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। ओके, अब देखिए एक रो का व्यंजक हमने पीछे पढ़ा था कि रो धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसकी हमने डेफिनेशन लिखाई थी। तो उसी के आधार पर अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। सॉरी, आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो ये है गतिशीलता। अरे भाई ये क्या हो गया, हमने हटा दिया। गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध, दैट इज रिलेशन बिटवीन अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद आगे इसके बढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो सिग्मा है वो रो का व्युत्क्रमानुपाती है, और हम रो को पढ़ चुके हैं E/J। ओके, E/J पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/रो इक्वल्स टू J/E हो गया, और 1/रो क्या है हमारे पास, सिग्मा है, विशिष्ट चालकता। तो सिग्मा बराबर J/E। तो यहाँ से क्या मिल गया, J बराबर सिग्मा E। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया। ये किस किस के बीच है, धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। यानी ये समीकरण, यह है धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। अब देखिए मैं इस टॉपिक को एक संक्षेप में समझाता हूं जिससे आप लोगों को कोई असुविधा न हो। तो हमने यहाँ देखा भाई, इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश में थोड़ा सिमेट्री सही बन जाएगी। जैसे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का अगर व्युत्क्रम कर दें तो क्या मिल जाता है हमें, कंडक्टेंस। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। यानी क्या कर रहे हैं, इसका व्युत्क्रम। रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम किया तो कंडक्टेंस मिल गया। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो है, ये लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, व्युत्क्रम करने पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं। ये शब्दों के फेर में मत पड़िए भाई, उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, सीधी सी बात यही है, या चालकत्व कह लीजिए। तो इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, तो रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। हाँ, इसके मात्रक की बात और रह गई।
तो देखें इसका मात्रक, रो का मात्रक हमने ओम मीटर पढ़ा था, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम करना है, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। विमी सूत्र भी आप पलट देंगे, रो का विमी सूत्र हम पीछे निकाल चुके हैं, तो आपको केवल जो डायमेंशंस हैं उनके साइन बदलने हैं, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस करना है जो पावर में है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि ओमीय और अनओमीय परपथ क्या होते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सारे वीडियो आप सीरियली देखिए, यानी क्रम से, तो सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आते जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तो इस चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।